एपिसोड 1 अक्षराज धृति। बेगूसराय, बिहार। रात के अंधेरे में ठाकुर हवेली की सजावट और भी निखर कर बाहर आ रही थी। ठाकुर हवेली के ठीक पीछे वाले ग्राउंड में एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था। ये ऑर्केस्ट्रा बेगूसराय में अपनी पकड़ और भी मजबूत होने की खुशी में थी। ठाकुर परिवार ने बेगूसराय के इलेक्शन में जीतकर अपनी पार्टी खड़ी कर ली थी। बहुत बड़े बड़े लोग और राजनेता आज के ऑर्केस्ट्रा में शामिल थे। सबके चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कुराहट थी। कुछ लोग जो अपनी झूठ खुशी दिखा रहे थे। सबके हाथों में शराब का गिलास था। सभी लोग नशे में मदहोश होकर ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। तभी मेन गेट से एक थार जो स्पीड से ग्राउंड की तरफ आ रही थी, उसे देख सब एक पल के लिए डर गए, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मानो जो भी उसके सामने आए वो उसे हिट कर देगी। सब लोग इधर उधर होते हुए साइड हट गए और वो थार ग्राउंड के बीचों बीच आकर रुक गई। सब लोग खौफ से उसकी तरफ देखे जा रहे थे, लेकिन एक नजर थी जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गर्व था। और होता भी क्यों नहीं, आज की शाम उसके नाम ही तो थी। उसकी वजह से ही तो उन्हें बेगूसराय की कुर्सी मिली थी। अभी वो ये सोच रहे थे कि थार का गेट खुलता है और एक पैर बाहर निकलता है। उसकी ब्लैक डार्क शूज देख सब समझ सकते हैं कि वो कितनी महंगी है। और अगले ही पल थार के अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर ब्लैक चश्मे लगे हुए थे। काले कुर्ते में उसकी मस्कुलर बॉडी साफ साफ पता चल रही थी। उसके कुर्ते की स्लीव्स हाफ फोल्ड की हुई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ की नसें दिख रही थी। उसका हैंडसम फेस, शार्प जॉलाइन और डार्क पिंक होठ देख कोई भी अपना ईमान बेचने को तैयार हो सकता है। लेकिन बस कुछ लोगों को ही इस हसीन चेहरे के पीछे के काले राज के बारे में पता था। उस शख्स को देखते ही एक आदमी उसके पास आता है और उसके कंधों को टैप करते हुए कहता है, हम आज बहुत खुश हैं। तुम्हारे कारण से हमको आज बेगूसराय का कुर्सी मिल गया। बताओ तुमको क्या चाहिए, आज जो मांगोगे वो मिलेगा तुमको। ये कहते हुए वो आदमी बहुत खुश लग रहा था। उस शख्स ने उस आदमी को एक नज़र देखा और कहा, हमको अभी कुछ नहीं चाहिए, हम वक्त आने पर आपसे मांग लेंगे। ये सुन आदमी ने कुछ नहीं बोला। वो ही उन दोनों की बात सुन एक आदमी जो दिखने में अमेरिकन लग रहा था, उसने अपने अमेरिकन हिंदी टोन में कहा, ठाकुर साहब ये कौन है? अमेरिकन का सवाल सुन ठाकुर साहब ने उस शख्स के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, हमारा गुरूर, हमारी ताकत, ठाकुर खानदान का बड़ा बेटा अक्षराज ठाकुर। उसे अमेरिकन ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके आंखों में भी डर आ गया। उसने जल्दी से अपना सर नीचे करते हुए कहा, ओ बड़े ठाकुर, आई एम डेन। उसकी बात सुन अक्षरराज ने उसे देखा और इग्नोर किया। तभी एक तेज आवाज सबको सुनाई दी, बेगूसराय को जीतने की खुशी में इतना ठंडा इंतजाम? लगता है बलराज ठाकुर जश्न मनाना भूल गए। इतना कहाँ वो इंसान हंसने लगा। ये इंसान और कोई नहीं, ऑपोजिशन पार्टी का मेन लीडर था जो आज के ऑर्केस्ट्रा में आया था। उसकी बात सुन अभी बलराज ठाकुर कुछ कहते ही हैं कि अक्षराज उस इंसान के पास आते हैं और उसके सामने वाली पॉकेट में रखे रुमाल को ठीक करते हुए कहता है, ठाकुर हैं हम, ना हमें भूलने की आदत है और ना ही हारने की। वो क्या है ना मिश्रा जी, इतने सालों से आप अपनी पार्टी का ऑर्केस्ट्रा देखकर ऑर्केस्ट्रा का असली रूप ही भूल गए हैं। इसलिए तो आपको आज हमने यहाँ बुलाया है ताकि आपको ऑर्केस्ट्रा का असली रूप दिखाया जा सके। अचरज की बात सुन मिश्रा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अभी वो कुछ कहते ही उन्हें अक्षरज की चिल्लाने की आवाज आई, शुरू करो डॉट। ये ऑर्डर सुनते ही लाइट्स डिम हो गई और सब लोग फिर से अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मिश्रा जी भी बलराज ठाकुर के साथ जाकर बैठ गए।
वो ही उसके जाती है। अक्षराज अपने बालों में अपना हाथ फेरते हुए अपने थार के बोनट पर जाकर बैठ गया। उसने अपने एक पैर को एक के ऊपर टिका लिया था और सामने स्टेज पर देखा जा रहा था। उसकी भूरी भूरी आंखें अभी भी चश्मे के नीचे छुपी हुई थी। एक लड़की जिसने एक लाल रंग की चोली के साथ साइड कट स्कर्ट पहनी थी, स्टेज के बीचों बीच खड़ी थी। उसका गोरा बदन लाल रंग में खिल रहा था। लाइट्स धीरे धीरे फिर से जलने लगी और वो लड़की अपनी दोनों हाथ पीछे कर अपनी चोली के हुक के पास ले गई। ये देख वहां खड़े सभी लोगों के आंखों में लालाच साफ साफ दिखने लगा, सिर्फ एक को छोड़कर। वो लड़की बड़ी अदा के साथ धीरे धीरे करके खड़ी हो जाती है और अपने जुल्फों को संवारते हुए आगे चलकर आती है। जहां सबकी नजरें उसके ऊपर झुकी थी, वहीं वो लड़की अक्षराज को देखे जा रही थी। केसिया भी झाड़ लेनी, पहन लेनी साड़ी, वो अपनी अदा बिखेरते हुए बलराज ठाकुर के सामने बने स्टेज पर आ गई और अपने दुपट्टे को अपनी कमर के बीच टक करते हुए कहा, लाली लगाई लेनी, रूपवा सवारी। अपने दोनों हाथ गाल के पास ले जाते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने गाल के पास ले जाते हुए उन्हें सहलाया। केसिया भी झाड़ लेनी, पहन लेनी साड़ी, लाली लगाई लेनी, रूपवा सवारी। उसकी नजर उस पर बैठे अक्षराज पर दोबारा गई और वो अपनी अदा बिखेरते हुए अक्षराज के बिल्कुल सामने आ गई और उसे देखते हुए कहा। लेकिन अक्षराज अभी भी बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे था। अक्षराज के साथ आए साथी के आंखों में डर आ चुका था उस लड़की को देख, क्योंकि वो लड़की कुछ ज्यादा ही अक्षराज के करीब जाने की को लगाई दी। वो लड़की आगे बढ़ते हुए अक्षराज के हाथों को अपने हाथ में ले लेती है और उसे अपनी सीने की तरफ ले जाती है। लगाई दही चोलिया के राजा जी अभी वो अक्षराज के हाथों को अपनी सीने पर रख ही पाती है। लगाई दही चोलिया के अक्षय अगले ही पल अपने कुर्ते की जेब से बंदूक निकाल हवा में फायर कर देता है। बंदूक की आवाज इतने पास से सुनते ही वो लड़की एक झटके से अक्षराज के हाथों को छोड़ अपने कान पर रख लेती है और अपनी आंखों में डर लिए उसे देखने लगती है। वो ही अक्षराज उस लड़की को ऊपर से नीचे देखते हुए गुस्से से कहता है, अगली बार हमको छूने की कोशिश क्या, अगर हमारे आसपास भी नजर आई तो जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। वो लड़की बस अपने सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलाने लगती है, मानो उसकी जान अक्षराज के बंदूक की नोक पर हो। ये नजारा देख वहां खड़े सभी के चेहरे पर एक बार फिर से डर आ चुका था। बलराज ठाकुर बिना किसी इमोशन के अक्षराज को देख रहे थे। वो उसकी ये हरकत को बहुत अच्छे से जानते थे। अक्षराज बिना किसी को देखे बोनट से उतर अपने थार के अंदर बैठ वहां से स्पीड निकल जाता है। सभी लोग उसे देखते रहते हैं। जश्न का माहौल डर में बदल चुका था। सब लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे थे। दूसरी तरफ, उसी शहर के दूसरी तरफ, एक लड़की जिसके हाथों में उसकी डायरी थी, वो आसमान को देखती हुई कुछ लिख रही थी। और कुछ लिखने के बाद उसने अपनी डायरी को बंद कर दिया, एक गहरी सांस ली और कहा, क्या हम इतने बुरे हैं कि मम्मी पापा दोनों ही हमको प्यार नहीं करते? क्या वो हमसे इतनी नफरत करते हैं जो हमको हमेशा के लिए खुद से दूर कर रहे हैं? हमको अभी शादी नहीं करनी है, हमको पढ़ना है और पापा मम्मी का नाम रोशन करना है, लेकिन फिर भी पापा आज हमारी शादी फिक्स करके आ गए, वो भी ठाकुर खानदान। ठाकुर खानदान का नाम लेते ही उस लड़की के चेहरे पर डर के भाव आ गए थे। आखिर कौन ही था जिसे ठाकुर खानदान के बारे में पता नहीं था? ये कहते ही उसके कानों में फिर से वो एक फैसला गूंज गया जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन माँ, हमको ये शादी नहीं करनी है, आप प्लीज पापा को समझाएं ना, धृति ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। धृति, मेरी बात सुन, हमको पता है तुमको पढ़ना है आगे, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
तुम्हारे पापा और ठाकुर साहब ये रिश्ता तय कर चुके हैं। पूजा जी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए धृति से कहा। अब चुपचाप तैयार हो जाओ। कुछ देर में ठाकुर खानदान की बड़ी मालकिन तुमसे मिलने आ रही है, और खबरदार जो कुछ गलत करने का सोचा। ये कहते हुए पूजा जी कमरे से बाहर चली गई। धृति अब और ये बात छुपा नहीं सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, पापा हमारी शादी करवा रहे हैं, पीहू, वो भी ठाकुर खानदान में। क्या डॉट ठाकुर खानदान में? पीहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। क्यों? क्या तेरे पापा तुझे कहीं और भेज रहे पढ़ने को? पीहू ने सवाल करते हुए कहा। उसकी आवाज सुन साफ पता चल रहा था कि वो अपने दोस्त को किसी भी हालत में अकेला छोड़ना नहीं चाहती है। पीहू, जो धृति की बचपन से उसके साथ थी, वो एक दोस्त से ज्यादा बहन थी उसके लिए। उसने दूसरी तरफ से कहा, कब आएगी तू पटना? क्लासेस शुरू हो गई है। धृति ने अपने आंसू पोंछे जो एक बार फिर से बहने लगे थे। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। धृति ने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया हुआ कहा, हाँ बोलो पीहू। धृति ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को सामने लागे आईने में देखते हुए कहा, हमें आपसे यही उम्मीद है मम्मी। जब आज तक आप हमारे लिए पापा से बात नहीं की तो अब क्या करेगी? हम अब नहीं आएंगे वापस, धृति ने धीमे से कहा। एपिसोड 2, गूगल सर्च। नेक्स्ट मॉर्निंग। ठाकुर हवेली। माँ, हमको ये शादी नहीं करनी है, आप जाकर ठाकुर साहब को समझाएं, चिराग ने अपनी माँ से कहा। पापा है वो तुम्हारे चिराग, ये ठाकुर साहब क्या लगा रखा है? सीमा ठाकुर चिराग को देखती हुई बोली। चिराग ठाकुर, ठाकुर खानदान का छोटा बेटा। सीमा ठाकुर, ठकुराइन और बलराज ठाकुर की बीवी और चिराग की माँ। हो माँ, ना तो वो भैया के पापा हैं, ना ही मेरे उस जैसा इंसान कभी भी किसी का बाप नहीं बन सकता। उसे बस पैसा और पावर से प्यार है। और आप ही बताएं, इन 26 सालों में आपको क्या मिला? चिराग ने चिल्लाते हुए कहा। उसका गुस्सा परवान चढ़ चुका था। वो अपनी जिंदगी में कभी भी बलराज ठाकुर को अपना कब्जा जमाने नहीं देगा। सीमा जी ने जैसे ही ये सुना, उनकी आंखें लाल हो गई और अगले ही पल उनके हाथ चिराग के गालों पर। अपने गालों पर दर्द की लहर महसूस कर चिराग की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे को उठाया जो एक तरफ झुक गया था और सीमा जी को देखा। उसका आंखें लाल हो राखी थी। जाहिर सी बात थी कि उसे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। सीमा जी ने एक गहरी सांस लिया और कहा, शादी तो आज ही होगी, यही तुम्हारे लिए सही है। इतना कह सीमा जी बिना चिराग की तरफ देखे कमरे से निकल गई। माँ, ये आपने सही नहीं किया। मैं ये शादी नहीं करूँगा। ये शादी मेरे लिए फंडा है बलराज ठाकुर का। वो मुझे वापस से बेगूसराय में रखना चाहता है हमेशा के लिए, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी मान, चिराग ने अपने गालों को सहलाते हुए कहा। माँ, ये आपने सही नहीं किया। मैं ये शादी नहीं करूँगा। ये शादी मेरे लिए फंडा है बलराज ठाकुर का। वो मुझे वापस से बेगूसराय में रखना चाहता है हमेशा के लिए, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी मान, चिराग ने अपने गालों को सहलाते हुए कहा। चिराग कहाँ है? हमसे एक बार मिलने नहीं आया। दिल्ली जाकर अपना संस्कार भूल गया है, मालती जी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। मालती ठाकुर, बलराज ठाकुर की माँ और अक्षराज और चिराग की दादी। नहीं माँ, वो बस थक गया था आकार, और शाम को शादी है तो कमरे में आराम कर रहा है, सीमा जी ने बात बदलते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आराम करने दो, वैसे भी उको ताकत चाहिए होगी रात को, मालती जी ने हंसते हुए कहा। उनकी ये बात सुन सीमा जी अपना सिरनामे हिलाया। दूसरी तरफ एक बड़ा सा हाल, जो आज स्पेशली ठाकुर खानदान के तरफ से बुक कर लिया गया था, क्योंकि आज यहाँ ठाकुर खानदान के बेटे की शादी होने वाली थी।
लाल और सफेद गुलाबों से सजा ये हाल किसी महल से कम नहीं लग रहा था। हॉल के बीचों बीच गोल्डन मंडप भी खूबसूरती से सजा हुआ था। मंडप के आसपास कुर्सियां लगे हुए थे। कुछ लोग अभी भी बचे हुए कामों को कर रहे थे। वो ही हॉल के पीछे एक कमरे में एक लड़की आईने के सामने बैठी हुई थी और एक लड़की उसका मेकअप कर रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं था। तभी कमरे का गेट खुलता है और एक दूसरी लड़की अंदर आती है और चिल्लाती हुई कहती है, धृति डॉट। धृति जो अपने ख्यालों में गुम थी अपना नाम सुन उस लड़की को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से कहती है, पीहू। धृति जो अपने ख्यालों में गुम थी अपना नाम सुन उस लड़की को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से कहती है, पीहू। पीहू जल्दी से आकर धृति को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, चुप हो जा, अब मैं आ गई हूं ना। धृति पीहू के बाहों में सिसकने लगती है। वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसके परिवार से कोई भी उसके पास नहीं था। आज उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन था और उसके पास अपना कहने को कोई भी नहीं था। कल फैसला सुनाने के बाद उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा और आज सुबह सुबह ही यहाँ भेज दिया। और उसके पापा, उनका तो चेहरा भी उसने नहीं देखा। पीहू को अपने पास देख वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। अपने बेस्ट फ्रेंड की इस हालत को देख पीहू का मन गुस्से से भर गया। वो उसे संभालना चाहती थी, उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट के साथ रहते वो ये नहीं कर सकती थी। पीहू को अपने पास देख वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। अपने बेस्ट फ्रेंड की इस हालत को देख पीहू का मन गुस्से से भर गया। वो उसे संभालना चाहती थी, उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट के साथ रहते वो ये नहीं कर सकती थी। वो मेकअप आर्टिस्ट को देखती हुई बोली, तुम जाओ, हम कुछ देर बाद तुम्हें बुला लेंगे, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनते ही वो मेकअप आर्टिस्ट डर गई, क्योंकि धृति कोई और बाल्की ठाकुर खानदान की होने वाली बहू थी और अगर वो टाइम पर तैयार नहीं हुई तो सारा ब्लेम उसके सर आएगा। उसने जल्दी से कहा, मैम, लेकिन उनको तैयार होना है। पीहू ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, इसका मेकअप हो चुका है, बस बाल बनाना है। वो कुछ देर बाद भी हो सकता है, शादी में अभी बहुत टाइम है। मेकअप आर्टिस्ट ने टाइम देखा और बिना कुछ बोले बाहर चली गई। पीहू की गुस्से वाली आवाज काफी थी उसे डराने के लिए। धृति, यार चुप हो जा, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। पीहू ने धृति को चुप करवाते हुए कहा, मेकअप तो एक बहाना था, वो अपने दोस्त को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती थी। धृति उससे अलग हुई और अपने मेकअप को देखा जो थोड़ा थोड़ा खराब हो चुका था। ये देखते ही वो जल्दी से टच अप करने लगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पहले ही धमका दिया था कि उससे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। धृति उससे अलग हुई और अपने मेकअप को देखा जो थोड़ा थोड़ा खराब हो चुका था। ये देखते ही वो जल्दी से टच अप करने लगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पहले ही धमका दिया था कि उससे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो ही पीहू ने उसे ऐसा करते देख कहा, अब ठीक हो गया है, अब तू मेरी बात सुन। धृति ने उसे देखा और अपना सर हाँ में हिलाया। क्या तू इस शादी से खुश है? पीहू के इस सवाल ने धृति को अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया था। धृति ने धीमे से कहा, ये मैटर नहीं करता पीहू, मुझे बस मम्मी पापा को और दुख नहीं देना और ये आखिरी बार होगा मेरा, इसके बाद मैं उनकी बेटी नहीं रहूंगी। पीहू अपने दोस्त को अच्छे से जानती थी। वो ये भी जानती थी कि ना जाने कितनी बार ही उसके मम्मी पापा ने उसका फायदा उठाया है और हर बार धृति एक भी उफ किए बिना वो हर काम कर देती थी। लेकिन आज के बाद धृति बदल जाएगी। वो अब धृति अग्रवाल नहीं, बल्कि बाल्की धृति ठाकुर बन जाएगी। थैंक यू यहाँ आने के लिए, मुझे बहुत अकेला लग रहा था।
धृति ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहा। वही पीहू ने जैसा ही ये सुना उसने भी धीमे से स्माइल की और कहा, तूने बात की उससे? पीहू का सवाल सुन धृति ने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, किससे? उसी से, पीहू ने दोबारा कहा। इस बार धृति समझ चुकी थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से अपने सिरना में हिलाते हुए कहा, मैंने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा है। क्या? पीहू ने लगभग चीखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत किया। वो समझ गई कि इतनी जल्दी शादी होने के कारण दोनों को ही टाइम नहीं मिला होगा। क्या? पीहू ने लगभग चीखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत किया। वो समझ गई कि इतनी जल्दी शादी होने के कारण दोनों को ही टाइम नहीं मिला होगा। उसने अपना फोन निकलते हुए कहा, ओके लेट मी सी कौन है जिसकी शादी है आज? उसने अपना फोन निकलते हुए कहा, ओके लेट मी सी कौन है जिसकी शादी है आज? धृति चुपचाप अपने दोस्त को देखे जा रही थी। उसकी खूबसूरत ब्राउन आइज चमक रही थी। वो ही पीहू अपने फोन पर गूगल पर जल्दी से टाइप करती है और अगले ही पल गूगल के वेब पेज पर एक इमेज पॉप अप होता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि ठाकुर परिवार का ही था। और अगले ही पल गूगल के वेब पेज पर एक इमेज पॉप अप होता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि ठाकुर परिवार का ही था। सबसे पहले बलराज ठाकुर की फोटो के साथ उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी। उसके बाद मालती ठाकुर और सीमा ठाकुर की, और इस सब के बाद चिराग ठाकुर की। इस बीच एक और फोटो थी जो साइड में थी और उसके नीचे लिखा था, अक्षराज ठाकुर। ये देखते ही पीहू के चेहरे पर डर के भाव आ चुके थे। उसने जल्दी से चिराग की इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिक किया और पढ़ने लगी। धृति उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रही थी। अभी वो कुछ कहती ही की पीहू ने धृति के सामने एक फोटो दिखाते हुए कहा, और ये है ठाकुर खानदान के छोटे बेटे जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। धृति ने 2 सेकंड की उस फोटो को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। पीहू ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम्हारी शादी ठाकुर खानदान के छोटे बेटे से हो रही है, ना बड़े से। पीहू ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम्हारी शादी ठाकुर खानदान के छोटे बेटे से हो रही है, ना बड़े से। उसकी ऐसी बात सुन धृति ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों? क्या वो मैरिड नहीं है पहले से? नहीं, बल्कि उनकी तो शादी भी नहीं हुई है, क्योंकि उनके गुस्से से पूरा बेगूसराय ही नहीं बल्कि बिहार से लेकर पूरा देश कांपता है। उन्हें कोई गुस्सा दिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पीहू ने डरते हुए कहा, क्या सच में वो इतने खतरनाक है? धृति ने मासूमियत से पूछा। डर उसके चेहरे पर दिख रहा था। हाँ, वैसे मैंने तो ये भी सुना कि उनका जाना बदनाम गलियों में बहुत आम है। आखिर ठाकुर हैं, खून तो अपना रंग दिखाएगा ही। वो तो अच्छा है, छोटे ठाकुर दिल्ली में रहते हैं, उनको ये सब पसंद नहीं। पीहू के डर के एक्सप्रेशन ये कहते हुए बदल चुके थे। लेकिन धृति अभी भी उसकी कही गई बातों में घूम रही थी। एपिसोड 3 धृति अक्षराज ठाकुर। शाम का वक्त, विवाह भवन। मेकअप आर्टिस्ट धृति को देखती हुई बोली, आप बहुत प्यारी लग रही हो, शायद ही आपसे खूबसूरत लड़की देखी होगी। छोटे ठाकुर ने धृति ने एक छोटी सी स्माइल की पर बोला कुछ नहीं। उसके मन में अभी भी पीहू की कही हुई बातें घूम रही थी। कुछ तो था ठाकुर खानदान में जो सब छुपा था। ये बात उसके दिल में खटक रही थी। अभी वो अपने ख्यालों में खोई ही थी कि कमरे का गेट खुला और पूजा जी अंदर आई। उन्होंने ऑरेंज कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, साथ ही गले में सोने के हार। वो धृति के पास आई और उसे देखते हुए कहा, चलो धृति, पंडित जी बुला रहे हैं।
धृति ने 2 पल के लिए अपनी मम्मी को देखा और अपना चेहरा घूंघट से ढकते हुए पूजा जी के साथ चली गई। क्या सच है ये उसकी अपनी माँ थी? 2 शब्द भी प्यार के नहीं निकले उनसे। ये सोचते ही धृति के आंखों में आंसू भर गए। उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस गई। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की खूब कोशिश कर रही थी। धृति की नज़र मंडप में बैठे लड़के के ऊपर गई जिसने गोल्डन और रेड कलर की शेरवानी पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा सहरे के पीछे छुपा हुआ था। पूजा जी धृति को मंडप में दूल्हे के पास बैठाते हुए पीछे हट गई। उसके बैठते ही पंडित जी आगे के मंत्र पढ़ने लगे। फेरे होने के बाद पंडित जी ने सिंदूर की डिब्बी सामने करते हुए कहा, ये लीजिए, अब वधू की मांग भरिए। उस लड़के ने चांदी के सिक्के से सिंदूर को उठाया और धृति की मांग भर दी। सिंदूर की कुछ बूंद धृति के नाक पर गिर चुकी थी। ये फील करते ही धृति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल पंडित जी ने मंगलसूत्र आगे किया और लड़के ने उसे लेकर धृति के गले में पहना लिया। इस बीच उस लड़के के ठंडे हाथ धृति के गर्दन को छू रहे, जिसे महसूस कर धृति की पूरी बॉडी कपा गई। और फिर कुछ मंत्रों के पढ़ने के बाद पंडित ने एक स्वाहा करते हुए कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुनते ही परिवार के सभी सदस्य के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। वहीं पीहू ने अपने मन में कहा, मैं इस शादी को रोक नहीं सकती, लेकिन भगवान प्लीज मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना, उसकी जिंदगी खुशियों से भर देना। उसने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी के प्यार के बिताई है। उसकी आगे की जिंदगी बस प्यार से भर दीजिए। ये कहते हुए उसने मन ही मन भगवान जी के सामने अपने हाथ जोड़े। वो ही वर वधू इस बीच सभी के आशीर्वाद ले रहे थे। धीरे धीरे एक के करके सभी मेहमान खाने की तरफ चले गए। अब बस हॉल में घर के परिवार के सदस्य ही बचे हुए थे। बलराज ठाकुर आगे आते हुए बोले, हमको आप सब से एक जरूरी बात करनी है। उनको इतना सीरियस देख सब लोग चुप हो गए और उनके कुछ कहने का वेट करने लगे। अगले ही पल बलराज ठाकुर ने उस लड़के के तरफ देखते हुए कहा, सेहरा उतारो अपना। ये सुनते ही सीमा जी ने अपनी पकड़ अपनी साड़ी पर मजबूत कर ली और उस लड़के को देखने लगी। उस लड़के ने अपने हाथ ऊपर कर धीरे से अपने सेहरे को उठाया और साइड में रख दिया। और अगले ही पल सबने जो देखा, सबकी आंखें सदमे से बड़ी हो गई। मालती जी जो एक कुर्सी पर बैठी थी, वो अपनी सीट से उठ गई और कहा, अक्ष। और ये एक शब्द धृति की पूरी दुनिया उथल पुथल करने के लिए काफी था। धृति ने अपना सर एक झटका से अपने बगल में खड़े शख्स की तरफ घुमाया। भले ही वह शख्स का चेहरा वो अपने घूंघट के अंदर से नहीं दिख रहा था, लेकिन वो एक डार्क ऑरा अपने पास महसूस कर सकती थी। वो ही पूजा जी और सुरेश जी, धृति के पापा, अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बलराज ठाकुर को देख रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी आगे कुछ भी पूछने की। लेकिन धृति को तो अपनी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। पीहू ने कहे गए शब्द उसके मन में एक बार फिर से गूंजने लगे। उसने अपने हाथों को एक दूसरे में जकड़ लिया था और किसी के कुछ कहने का इंतजार करने लगी। वो ही अक्षराज चुपचाप धृति के पास खड़ा था। धृति की माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस उसके मन को एक अजीब का सुकून दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कोई इमोशन नहीं था। पीहू जो एक कोने में कड़ी थी, अपने सामने ये सीन देखकर चौंक गई थी। अभी कुछ देर पहले वो अपने दोस्त की खुशियां मांग रही थी और अब उसके सामने अक्षराज ठाकुर खड़ा था। मालती जी जो सबको चुप देख बलराज को देखती हुई बोली, ऐ सब क्या है? कोई हमको बताएगा? चिराग कहाँ है? बलराज ठाकुर ने अपने लाल आंखों से सीमा ठाकुर को देखा और फिर सामने देखे हुए कहा,
हमको पता है हम चिराग का रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन घर के बड़े बेटे के कुंवारे रहते छोटे बेटे की शादी हम नहीं करवा सकते हैं। इसका असर हमारी पार्टी पर पड़ता और जनता के मन में हमारे परिवार के लिए तरह तरह के सवाल आते। इसलिए हमने चिराग को वापस दे दिया। हमको शादी से पहले बताने का मौका नहीं मिला, इसीलिए अभी बता रहे हैं। सब चुपचाप बलराज ठाकुर की बात सुन रहे थे। सब अच्छी तरह से जानते थे कि ठाकुर परिवार का खौफ कितना है और लोग ठाकुर परिवार का बुरा कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। तो ये साफ साफ एक बहाना था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते थे और न ही ठाकुर परिवार के आगे कुछ बोल सकते थे। पूजा जी और सुरेश जी ने अपना सर बस हाँ में हिला दिया। वो ही ये सुनते ही घूंघट के अंदर धृति के आंसू निकल गए। क्या सच है? उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसका दूल्हा उसकी शादी से पहले ही भाग गया और उसकी शादी अब उसके दूल्हे के बड़े भाई से हो गई है, जिससे पूरा बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरा देश डरता है। वो अपना सिर झुका चुपचाप खड़ी थी। उसने अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छुपा रखा था। वो अपने शिश्कियों को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। मालती जी ने सारी बातों को एक बार अपने मन में दोहराया। वो समझ गई थी कि ये बात झूठ है और कोई बड़ी बात है जो यहाँ बताना ठीक नहीं है। लेकिन इस सब में एक अच्छी चीज हुई थी कि अक्षराज की शादी हो चुकी थी। हाँ, उनको भी चिराग की शादी पहले हो इस बात से इनकार था, लेकिन अक्षराज की शादी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरन चिराग की शादी का फैसला ले लिया गया था। लेकिन अब वो खुश थी, उनके पोते को संभालने वाली अब जो आ चुकी थी। दूर खड़ी पीहू जैसे ही अपने होश में आई, उसने पूजा जी और सुरेश जी को देखा जो बिना एक शब्द बोले चुपचाप खड़े थे। उसे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो अपने दोस्त की जिंदगी को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने आगे कहा, ये क्या बात हुई? ये शादी चिराग ठाकुर से होने की बात हुई थी। बिना बताए दूल्हा बदलना ये गलत है। उसने जैसे तैसे डरते हुए कहा। वहीं पीहू की आवाज जैसी ही उस हॉल में गूंजी, सबकी नजरें उसके ऊपर थम गई। बलराज ठाकुर अपने गुस्से को दबाए हुए बोले, ठाकुर खानदान में रिश्ता हुआ है, इस बात की खुशी मनाओ। अब छोटे से हो या फिर बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने गुस्से वाली आवाज सुन पीहू डर गई। वो ही धृति जो अपने दोस्त को अपने लिए बोलता देख अभी खुश ही हुई थी। बलराज ठाकुर के इस बात ने उसके दिल पर खंजर भोंक दिया। क्या सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? सब चुप हो गए, किसी को कुछ ना कहता देख। बलराज ठाकुर ने आगे कहा, अब चलो, बहुत समय हो गया है। ठाकुर हवेली के लिए हमें निकालना चाहिए। उनकी बात सुन सबने अपना सर हाँ में हिलाया। बलराज ठाकुर हॉल से निकल अपनी कार की तरफ बढ़ गए, क्योंकि आगे फैमिली ड्रामा देखने का उन्हें कोई शौक नहीं था। वो ही उनके जाते ही पीहू जल्दी से धृति के पास आई और उसके गले से लग गई। उसने धृति के कान में धीरे से कहा, आई एम सॉरी धृति, मैं तेरे लिए कुछ कर ना पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। धृति कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसने अपने सर हाँ में हिलाया। अपनी आखिरी बार अपने मम्मी पापा को देखा जो अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। वो ही सीमा जी जो मालती जी को कार तक पहुंचाने गई थी। वो अंदर आते हुए बोली, चलो बेटा, हम सबको निकालना है। अक्षराज ने अपना सर हिलाया और धीरे से धृति की तरफ देखा जो अपने मम्मी पापा को देख रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके इमोशंस को अक्षराज अच्छे से समझ सकता था। अक्षराज ने पूजा जी को घूरा और वो जल्दी से धृति के पास आ गई। उन्होंने से अपने गले से लग गया और उसके कान में कहा, धृति, हमको तुम्हारी एक भी शिकायत नहीं चाहिए, समझी तुम? शादी भले ही किसी से भी हुई है, लेकिन तुमको ये शादी अच्छे से निभानी है। इतना बस हमारे लिए कर दो,
हम पर से तुम्हारे पालने का कर्ज मिटाने का यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। धृति, जो बस अपनी मम्मी के गले लगाने से खुश हो चुकी थी, अगले ही पल अपनी मम्मी के इतने कठोर शब्दों को सुन उसका दिल धक से रह गया।